नहीं जानते? सुनिए, जब देखो जे वाली भुजा इसके बराबर है और जे वाली भी भुजा बराबर है, तो अगर हम इसी के बराबर एक भुजा इधर खींचे और एक भुजा इधर खींचे तो क्या बन गया? वर्ग बन गया। तो ये वर्ग का विकर्ण ही तो है। तो यानी अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का विकर्ण निकालना है तो वैग का विकर्ण निकाल दीजिए। तो वैग का विकर्ण क्या आपने पढ़ा था? देखो, विकर्ण बराबर, वैग का विकर्ण पढ़ा था आपने √2 गुणे भुजा, ये पढ़ा था। अब यहाँ पर वैग का विकर्ण ना हो के आपको त्रिभुज का कर्ण निकालना है। त्रिभुज का क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √2 गुणे बराबर भुजा की लंबाई, जो दो बराबर भुजा की लंबाई है ना, √2 गुणे बराबर भुजा की लंबाई, बराबर भुजा की लंबाई। समझ में आ गया? नहीं आया भाई? यहां पर दो बराबर भुजा है, इसमें से किसी भी एक भुजा की लंबाई रख दीजिए, √2 का गुणा कर दीजिए तो कर्ण निकल आता है। नहीं आया समझ में? हाँ, अगला देखिए, इसमें एक है इसकी परिमिति निकालना। परिमिति माने परिमाप, परिमिति माने परिमाप। तो जे आप परिमिति को ही परिमाप कहते हैं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप अगर निकालना है तो √2 गुणे भुजा कोष्टक √2 धन 1 होता है। देखो √2 गुणे भुजा, ये किसकी लंबाई है बताओ? अभी आपने निकाली है √2 गुणे भुजा, ये कर्ण की लंबाई है। कर्ण की लंबाई हो गई धन, ये तो कर्ण की लंबाई हो गई। उसके बाद इसमें कह रहा धन ना लगा के और कोष्टक लगा के बता रहा है कोष्टक √2 धन 1, ये किसकी लंबाई है? अगर इन सभी का आप आपस में गुणा कर देंगे तो आपके समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल आता है। अब आपको जो समझ में नहीं आया होगा कि सर ने ऐसे कैसे कर दिया, सर ने ऐसा कैसे कर दिया। तो यहां पर आप जब आपको भुजा दिया है तो चलो एक भुजा जे हो गई और एक भुजा जे हो गई, पक्का? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे भुजा। 2 गुणे भुजा तो आपकी 2 भुजा की लंबाई हो गई। उसके बाद कर्ण की लंबाई कितनी है? धन। कर्ण की लंबाई है आपकी √2 गुणे भुजा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? ध्यान दो, सर्व समझो इसको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। 10 में है जी, तो प्यार पहले ध्यान देना है आपको कि तीनों भुजाओं का योग होगा परिमाप? नहीं होगा तीनों भुजाओं का योग। अरे जे भुजा है और जे भुजा है और तीनों को जोड़ दोगे तो इसका परिमाप निकल आएगा। लेकिन इसकी दोनों भुजाएं तो बराबर है, इसलिए 2 गुणे भुजा। जे तो हो गया अपना लंब और आधार का योग, लंब और आधार का योग। धन जे है कर्ण का, तो ये लंब आधार धन कर्ण तीनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तीनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लंब और कर्ण, मतलब लंब आधार और कर्ण तीनों को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप बन जाएगा। अब इसमें से देखो क्या कॉमन मिल रहा है? भुजा कॉमन मिल रही है ना, और √2 भी कॉमन मिल रहा है। नहीं मिल रहा? अरे √2 यहाँ है और 2 यहाँ को, अच्छा भुजा मिल रही है कॉमन, पक्का? तो आप इसमें से चलो भुजा निकाल दो, भुजा बाहर ले ली, क्या बचा यहाँ? 2 धन √2, इतना बचा आपका, पक्का? अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं? इसमें अगर पूरे पे घात 2 लगा दो, पूरे पे घात 2 लगा दो तो इस पे भी घात 2 आ जाएगी, 2 ना लगाना पड़ेगा। इसमें से √2 यहाँ √4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। देखना कैसे? भुजा यहां पर √4 लिख दिया, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। नहीं आई बात समझ? 4 का वर्गमूल 2 होता है, धन √2, तो 2 की जगह √4 लिख दिया। अब इस 4 में से आप √2 बाहर ले लीजिए और यहां से भी 2 ले लीजिए। तो देखो यहां पर भुजा तो आपकी ये बाहर निकली है और इसमें से √2 बाहर ले लिया, √2 क्या बचा? यहां पर √2 बचा, क्योंकि √2 गुणे √2 करोगे तभी तो √4 बनेगा।
और धन, जब इसमें से रूट आप 2 बाहर ले लिया तो 1 ही बचा होगा, तभी तो √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 का √2 नहीं आया समझ। तो ऐसे कॉमन ले लिया। अब इसका वही तो बन गया सूत्र सीधा सीधा कि √2 आप बाहर ले, इस साइड कर सकते, भुजा पीछे कर सकते। √2 गुणे भुजा कोष्टक √2 धन 1, ये आपका त्रिभुज का परिमाप। किसका? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर √2 गुणे भुजा कोष्टक √2 धन 1। समझ में आया? एक तो ऐसे निकाल सकते हैं और नहीं तो आपको ये तो आपका हो गया 2 गुणे भुजा कीजिए और 2 गुणे √2 गुणे भुजा, ये कर्ण है, ये 2 भुजाओं की लंबाई है, ये कर्ण की लंबाई है, और दोनों को जोड़ दीजिए तो त्रिभुज का परिमाप निकल आता है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्या अब है आपका समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। क्या होता समबाहु त्रिभुज? बताओ, अंश बताइए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वेरी गुड। हाँ, और बाहु माने भुजा और त्रिभुज माने त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मैं अभी क्या पढ़ा चुका हूं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप मैंने हेरो के सूत्र से भी बताया है। हेरो का सूत्र में पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है और फिर √s कोष्टक s/a कोष्टक s/b कोष्टक s/c, जी तो आपका उससे हो गया। ठीक, ध्यान देंगे। अब पूरे सवालों को आज ही करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन इसमें अगला आ रहा है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लग रहा है ना आपको कि तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं? तो कैसा त्रिभुज है ये आपका? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति अगर निकालना है, परिमिति माने परिमाप। अब भाई इसकी तीनों भुजाएं जब बराबर हैं, परिमाप यानी परिमिति, परिमाप जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? भुजा गुणे 3। एक भुजा की लंबाई दी हो और समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो भुजा गुणे 3 कर दीजिए, क्योंकि वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 क्यों होता? क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती, इसलिए एक भुजा में 4 का गुणा कर देते, इसलिए चारों भुजाओं का योग निकल आता है। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए एक भुजा में 3 का गुणा कर दीजिए, इससे इसका परिमाप निकल आएगा। और समपंचभुज का अगर परिमाप निकालना है तो उसमें सभी भुजाएं बराबर हैं और 5 भुजाएं हैं, तो एक भुजा में 5 का गुणा कर दीजिए तो भुजा गुणे 5 उसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजा गुणे 3। अब है इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है, समबाहु, ध्यान रखना सबके अलग अलग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा की घात 2, √3/4 गुणे भुजा की घात 2, ऐसा करना पड़ता। समझ में आई बात? यानी अगर आपको एक त्रिभुज दिया हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप √3/4 करके भुजा की घात 2 कर दीजिए तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि अगर भुजा दी है तो भुजा की घात 2 करनी पड़ेगी, और मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है और भुजा नहीं है, ऊंचाई दी है, तो फिर दूसरा सूत्र बनता है। देखें, ऊंचाई अगर निकालना, ऊंचाई दी है, इसमें कह रहा है क्षेत्रफल निकालना है, पहले ऊंचाई दी है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई तो आपकी यहां से मानी जाएगी। ऊंचाई किसे कहते हैं? जो लंबवत ऊंचाई 90 अंश का कोण बनाने वाली ऊंचाई कहलाती है। ये ऊंचाई थोड़ी है, ये तो तिरछी ऊंचाई है।
तिरछी माने तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई तो आपकी लंबवत मानी जाती है, तो ध्यान रखें ऊंचाई अगर निकालना है तो ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे भुजा। समझ में आएगा। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है तो √3, यहाँ √3/4 है, इसमें √3 जरूर दिमाग में रखे रहना, और √3 का दशमलव वाला मान भी सीख लेना। कितना होता है? 1.732। ठीक, तो √3/2 गुणे भुजा कर देते हैं तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। समबाहु समझ में आ रहा भाई? शब्द बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि समबाहु कहेगा तो समबाहु के ही सूत्र लगेंगे। अगर वो समकोण त्रिभुज कहेगा तो समकोण त्रिभुज के ही सूत्र लगेंगे। आगे बात। उसके बाद अगर आपको एक भुजा निकालना हो, मान लीजिए उसने ऊंचाई दे दी, ऊंचाई उसने दे दी और इसकी एक भुजा निकालना है, तो क्या हो जाएगा पता? भुजा निकालना है तो इसका पक्षांतर हो जाएगा। भुजा निकालना है और ऊंचाई दे दी है तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो फिर भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर 2 गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अरे भाग का चीज गुणा में जाएगा पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई गुणे 2/√3, क्योंकि ये गुणा का है, ये पक्षांतर कहां जाएगा? भाग में जाएगा। तो ऊंचाई गुणे 2/√3, और उसने इसी सूत्र को कैसे सेटल किया? 2/√3 गुणे ऊंचाई। तो बात तो बराबर है ना, चाहे आगे लिखो ऊंचाई चाहे पीछे लिखो ऊंचाई, आपका आना तो गुणनफल में है। ठीक, तो क्या हो गया? भुजा बराबर 2/√3 गुणे ऊंचाई। समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है इसका कि अगर लंब की लंबाई ज्ञात हो। देखो अभी आपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था जब भुजा दी गई थी, और अगर किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और भुजा नहीं दी गई, लंब की लंबाई दी गई, लंब है ना जी, लंब माने 90 अंश, लंब की लंबाई दी गई तो फिर इसका सूत्र अलग हो जाता है। अगर लंब की लंबाई दी गई हो, लंब की लंबाई हो, अगर लंब की लंबाई दी गई हो तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर इसमें दे रहा ऊंचाई की घात 2/√3, ऊंचाई की घात 2/√3। समझ में आया? नहीं आया? ये कब के लिए क्षेत्रफल का सूत्र है? जब समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई या ऊंचाई की लंबाई दी गई हो तो ऊंचाई की घात 2/√3 कर देने से उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। और अगर ऊंचाई नहीं दी गई, भुजा दी गई, तो √3/4 गुणा भुजा की घात 2 कर देने से उसका क्षेत्रफल निकल आता। पकड़ में आ रहा ना? yes, उसके बाद अगला सवाल है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा अगर निकालना है, जब लंबों का योग निकालना पड़ेगा। सुने, ये बताओ जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों तो इसकी भुजाएं बराबर हैं, पक्का? तीनों इसके कोण बराबर है, तो फिर बताओ इनके लंबों की लंबाई भी बराबर नहीं होगी। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से लंब डालेंगे तो ये भी 2 का होगा, यहाँ से लंब डालेंगे तो ये भी 2 का होगा, तो लंबों की लंबाई भी तो बराबर होगी। तो ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा अगर निकालना है, कितनी भुजा निकालनी है? समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है और लंब की लंबाई दी गई है। ठीक, लंब की लंबाई दी गई है, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर, एक भुजा बराबर √2/3 गुणे 2/√3 गुणे लंबों की लंबाई का योग गुणे लंबों की लंबाई का योग, यानी लंबों का योग। क्या करना है? लंबों का योग। कैसे निकलेगा लंबों का योग?
भाई अगर एक लंब की लंबाई 2 दे दी तो तीनों लंबों की लंबाई 3 दूनी 6। नहीं आया समझ। अगर एक लंब की लंबाई 5 मीटर दे दी तो 3 लंबों की लंबाई 15 मीटर। आ गया समझ। तो लंबों का योग यहाँ रखना पड़ता है। समबाहु त्रिभुज में भुजा ज्ञात करना है और लंब की लंबाई दी गई है तो √2/√3 गुणे लंबों का योग कर देते हैं तो एक भुजा निकल आती है। अगला सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ना तो उसमें भुजा दी गई है ना लंब की लंबाई दी गई है, लंबों का योग दिया है। क्या दिया है? लंबों का योग दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबों की लंबाई के योग की घात 2, यानी लंबों के योग की घात 2/√3। 2/√3 जे आपका सूत्र समझ में आया? नहीं आया ये बात? फिर से सुनो इसको। अगर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ना तो उसमें भुजा की लंबाई दी है ना ही उसमें एक लंब की लंबाई दी है, उसमें तो पूरे लंबों का योग दिया है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात है? लंबों का योग ज्ञात किया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबों के योग की घात 2/√3 कर देते हैं। तो 3 प्रकार से इसका क्षेत्रफल देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? एक देखा था आपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भुजा दिया गया तो √3/2 गुणे भुजा की घात 2। एक क्षेत्रफल आपने कब देखा है? कि जब उसकी ऊंचाई दी गई हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई की घात 2/√3। एक क्षेत्रफल जब दिया गया है जब उसके लंबों का योग दिया गया हो। तो योग की घात 2/√3 कर देने से हमें क्या निकल आता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक, आप सुने आप क्वेश्चन इसमें 7 पॉइंट नंबर पे आ रहा है चतुर्भुज। चतुर्भुज तो आप जानते हैं, चतु माने 4, चतुर माने चतुर्भुज। ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से बंद हो, जिसमें 4 शीर्ष हो, 4 कोने हो, 4 भुजाएं हो, उस आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज भी हमने 2-3 प्रकार के पढ़े थे कि एक तो आपने आयत पढ़ा था, एक वर्ग पढ़ा था, एक समलंब चतुर्भुज पढ़ा था, एक समांतर चतुर्भुज पढ़ा था आपने। तो उसी में सबसे पहले बता रहा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहती है? मैंने बताया था, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो जो समांतर चतुर्भुज है। कब बताया था? रेखागणित में। अब इस समांतर चतुर्भुज की अगर आपको परिमाप निकालना है तो लंबाई 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई कर देंगे, ठीक। लेकिन इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो इसमें होता है क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्षेत्रफल बराबर इसमें एक कहीं ना कहीं पे आपको ऊंचाई ऐसे निकालनी पड़ेगी। ये है आपकी लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई जरूर चाहिए तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या होता है? आधार गुणे लंब की घात 2। क्या हो जाएगा? आधार गुणे लंब की घात नहीं, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। कहां से आ गया ये ऊंचाई? भाई ये लंब की ऊंचाई है ऊंचाई और आधार है आपकी ये भुजा। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? उसमें होता था आयत में क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई इसलिए होता था कि उसमें 90 अंश का कोण दिया रहता था, लेकिन इसमें 90 अंश का कोण नहीं है। तो हम यहाँ पर आधार मानेंगे ये और ऊंचाई मानेंगे ये लंबवत ऊंचाई। तो क्षेत्रफल निकलेगा आधार गुणे ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आ रहा?
अगला सवाल दे रहा है परिमाप निकालना है अगर तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है तो 2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, 2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर नहीं असमांतर होना चाहिए, 2 गुणे असमांतर भुजाओं का योग। इसमें पता क्यों, जैसे हमें इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर आपने आयत में क्या सीखा था, आयत के परिमाप में 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई सीखा था, पक्का आयत के लिए। लेकिन यहाँ समांतर चतुर्भुज है तो 2 तो जे आपका गुणा होना ही होना है, और एक जे वाली भुजा और एक जे वाली भुजा, तो ये दोनों समानता थोड़ी है, आमने सामने की है समानता, ये दोनों तो आपकी असमांतर है, तो 2 गुणे असमांतर भुजाओं का योग होना चाहिए। नहीं आई बात? आसन्न क्या, हाँ तो आसन्न सही है, आसन्न माने बगल बगल वाली भुजाओं का योग, इससे बगल में जे लगी है, सही है, और इससे बगल में जे लगी है, तो 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं का योग, जो आपकी बगल बगल की दोनों भुजाएं हैं उनका जोड़ कर दीजिए, उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो उसका चारों तरफ का परिमाप निकल आएगा। समझ में आ गया? हाँ आसन्न लिखा है, सही है। यहाँ पर समानता तो लिखा है, तुम कह रही हो आसन्न, हाँ आसन्न लिख देंगे, समझ में आ गई बात। समांतर की जगह आसन्न लिख सकते हैं या असमांतर भी लिख सकते हैं, समझ में आई बात बराबर है। हाँ इसी के आगे अगला सूत्र दिया है समलंब चतुर्भुज। अब देखें, आपको मैंने बताया था ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो और एक कोण उसमें 90 अंश का, तभी तो कहेंगे समलंब चतुर्भुज। इसका नाम क्या है? समलंब चतुर्भुज। ये चतुर्भुज लग गया, पता मैंने चतुर्भुज बना दिया तो चतुर्भुज लग गया, समलंब चतुर्भुज। समझ में आएगा? बना दिया तो वही तो माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगर त्रिभुज लिख देते हैं, बना देते हैं तो त्रिभुज ही तो पढ़ते हैं, कोण बना देते तो कोण ही तो पढ़ते हैं, धन बना देते तो धन ही तो पढ़ते हैं। तो क्या है? समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज में इसमें दे रहा है कि इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। इसमें समांतर भुजाओं का योग लिखना है, आसन्न नहीं, पहले वाला। इसमें क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब की लंबाई गुणे, ठीक है, लंब, समझ में आया? लंब गुणे या ऊंचाई भी, किसी की जगह पर ऊंचाई भी कह सकती है, यही है ना इसकी तो सही ऊंचाई। ये त्रियक ऊंचाई नहीं मानी जाएगी, ये सीधी ऊंचाई यानी जो 90 अंश की कोण वाली ऊंचाई है या लंबवत ऊंचाई है उसको मानेंगे। तो ये ऊंचाई और गुणे समांतर भुजाओं का योग। कौन सी भुजाओं का? समांतर भुजाओं का योग। याद रखना, ये कक्षा 8 में है आपका, बहुत जरूरी है, इससे 10 नंबर का सवाल आता है कक्षा 8 में। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे लंब, लंब माने ऊंचाई, गुणे समांतर भुजाओं का योग। समझ में आया? ये मैंने इसमें पर्यायवाची शब्द डाला है, लंब माने ऊंचाई, ठीक है, लंब माने ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। कौन? मान लीजिए ये 9 की है, ये 5 की है और ये 3 की है, तो पता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे लंब है आपका 3 गुणे ऊंचा समांतर भुजाओं का योग कितना है? 9 5 14 नहीं है? अरे एक समांतर भुजा जी है और एक समांतर भुजा जी है, दोनों का योग, समांतर भुजाओं का योग 9 5 14, 2 एकम 2 2 7 14 7 3 21 वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर तो 21 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब, लंब माने ऊंचाई, गुणे समांतर भुजाओं का योग। उसके बाद कह रहा है विषम कोण चतुर्भुज।
अब आपको देखें इसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग क्या होगा बताओ, चारों भुजाओं का योग, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का। अब है विषम कोण चतुर्भुज, आप लोग जानते हैं विषम कोण, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण अलग अलग हो, कोई 90 का ना हो। देखें ये देख लो, विषम कोण चतुर्भुज लग रहा है, इसमें आपका कोई भी कोण 90 का नहीं है, ठीक। जे आपका छोटी भुजा, जे सबसे छोटी, फिर से बड़ी, जे इससे बड़ी, जे सबसे बड़ी, जे, तो जे आपका विषम कोण चतुर्भुज है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल, विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण तो मैं पहले बता चुका, इस कोने से इस कोने तक की लंबाई क्या कहलाएगा, D1, D1 माने डायगोनल 1, विकर्ण इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, और इस कोने से इस कोने तक की दूरी को क्या बोलेंगे, D2, यानी दूसरा डायगोनल, ठीक है, दूसरा विकर्ण। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर विकर्णों, यानी विकर्ण फर्स्ट विकर्ण गुणे द्वितीय विकर्ण। नहीं आई बात समझ में, अरे 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण गुणे विकर्ण बराबर विकर्ण का गुणनफल, 1/2 कर दीजिए तो उसका क्षेत्रफल निकल आता है। अगर हमें इसकी भुजा निकालना है, विषम कोण से भुजा निकालना है, तो भुजा बराबर अगर निकालना है, देखो कोई भी एक भुजा अगर निकालना है, जे वाली मान लो अगर निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए दिया है इसमें, भुजा बराबर सूत्र दिया है √D1 अपॉन 2 होना चाहिए, D1 की घात 2 की घात, D1 की घात 2/2 धन D2 की घात 2/2। इससे आपकी क्या निकल आएगी, भुजा निकल आएगी। नहीं है बात समझ? इस विषम कोण त्रिभुज को वैसे यहाँ पे चतुर्भुज को जे भी बताया था, जे भी आपका विषम कोण माना जाएगा, क्योंकि कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, और इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। विषम कोण चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है। तो इसमें अगर आप निकालेंगे, तो एक भुजा निकालना है, तो विकर्ण, पहले विकर्ण की घात 2/2 धन दूसरे विकर्ण की घात 2/2, और दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। पहले विकर्ण की घात 2/2 धन दूसरे विकर्ण की घात 2/2, दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो हमें भुजा ज्ञात हो जाती है। समझ में आ गया? और परिमिति बराबर अगर निकालेंगे, तो भुजा गुणे 4 हो जाएगा, भुजा गुणे 4। जे आपका विषम कोण चतुर्भुज मान लेते हैं, लेकिन जे आपका, इसका सही नाम होना चाहिए क्या, समांतर, नहीं सम चतुर्भुज, इसका नाम होना चाहिए सम चतुर्भुज। सम माने बराबर और चतुर्भुज माने 4 भुजाओं की आकृति, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। तो सम चतुर्भुज के लिए आपको क्या सूत्र लगाना पड़ता है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो परिमाप बराबर हो जाएगा भुजा गुणे 4, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो जे है आपका वैसे विषम कोण चतुर्भुज, और जे है सम चतुर्भुज, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। जब चारों भुजाएं बराबर हैं, तो उसको सम चतुर्भुज कहते हैं, ना कि विषम कोण चतुर्भुज। नहीं है बात, नाम थोड़े अलग अलग हैं, आगे जाके 8, 9, 10 में आप उसको क्लियर कर लोगे। समझ में आया? अब है आपका किसका, सर्किल, सर्किल यानी वृत्त।